सो आप एक एक्टर हैं और मॉडल हैं, तो आपने ये कब डिसाइड किया कि आप मॉडलिंग में या फिर एक्टिंग में जाने वाली हैं? मैं पहले मिस सेंट्रल इंडिया छत्तीसगढ़ बनी रायपुर में, एंड देन फिर मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया बनी मुंबई में। LGBTQ+ की, जी। तो ये क्या टर्म होता है? क्योंकि 90% लोगों को तो आई थिंक पता ही नहीं होता ये। कोई लड़की है और उसको लड़की पसंद है तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो दोनों आपस में कंफर्टेबल हैं। टूरिज्म के शूट्स पे और एड शूट्स वगैरह पे मैं बहुत सारी जगह छत्तीसगढ़ का घूमी हूँ। अभी भी बहुत सारी जगह अनटच्ड हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ तक लोगों ने मतलब जहाँ पे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया उस जगह। फिल्म आने वाला है दंतेला, जिसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। लोगों को एक नेगेटिव वीना भी दिखने को मिलेगी उस पर। ट्रेन्स और रोड में काफ़ी ट्रांस कम्युनिटी दिखती है हमको। हमारे नॉर्मल सोसाइटी में इनको भी जॉब मिले, ऐसा कोई रास्ता हो? हेलो गाइस, तो आज के नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। हम अपने पॉडकास्ट में कोशिश करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जॉनर और फील्ड के लोग हमारे इस पॉडकास्ट में आएँ, जिसमें एक्टर, आर्टिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सोशल वर्कर्स और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पॉडकास्ट में आए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मॉडल और एक्टर हैं, पर उसके अलावा उनकी और भी बहुत फाइट है। जैसे कि वो छत्तीसगढ़ और इंडिया की पहली मिस इंडिया ट्रांस क्वीन है। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी इस लाइफ की जर्नी के बारे में, जहां उन्होंने मॉडल एक्टर बनने के लिए जो फ़ाइट की है और ट्रांसजेंडर होते हुए जो सोसाइटी के अगेंस्ट और ख़ुद से जो लड़ाई की है उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं और मिलते हैं आज के गेस्ट से, वीना शेंद्रे। कैसा लग रहा है आपको आज? हाउ यू फीलिंग टुडे? काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे अच्छा लगता है, मतलब अपने व्यूज़ या जो चीज़ें हैं वो शेयर करना अच्छा लगता है। डेफिनेटली। हर दिन आप खुश रहते हो या ज़्यादा दिन दुखी रहते हो? नहीं, दुखी वाली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं रहती ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी ये मुझसे यही पूछते हैं कि तुम ऑल द टाइम इतनी हैप्पी और इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हो। तो सिंपल सा फंडा है कि आप किसी चीज़ को लेके कभी भी वरी मत होएं, क्योंकि एक समय रहता है, वो समय तो चला ही जाता है। एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, तो मैं सीख चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कह सकते हैं। ओके, सो आप एक एक्टर हैं और मॉडल हैं, कॉन्फिडेंट मॉडल। जी। सो आपने ये कब डिसाइड किया कि आप इस स्ट्रीम पे मॉडलिंग में या फिर एक्टिंग में जाने वाली हैं? मुझे एक्चुअली तो बचपन से ही मतलब काफ़ी मन था कि मुझे मॉडलिंग या एक्टिंग करना है। लेकिन क्या होता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको आपके सपने पूरा करने के लिए कोई और आएगा। तो मुझे ही मेहनत करना पड़ा। हाँ, बट सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मेरी हाइट और पर्सनालिटी की वजह से मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिला करते थे और हमेशा लोग मुझे इनकरेज करते थे, पैम्पर करते थे कि बहुत अच्छी हाइट है, पर्सनालिटी काफ़ी अच्छा है, आप मॉडलिंग कर सकते हो, आपको करना चाहिए। सो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट की और फिर मैंने चूज़ किया कि मुझे करना है। और डेफिनेटली वो जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मुझे मिला और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। तो आप स्कूल या फिर कॉलेजेस में भी इन पार्टिसिपेट करते थे करिकुलम पे? हाँ, कभी कभी मैं एक जैसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम। सो आपकी स्कूल लाइफ कैसे रहती थी? और स्कूलिंग में काफ़ी मैं बताऊं, जैसे मैं अपने चाइल्डहुड की बात अगर बताऊं तो दिक्कत वाला समय था वो, जिस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज थी अपने आप को लेके। एंड मैं अपने पेरेंट्स को भी कैसे बताऊं, किस तरीके से बताऊं, तो वो एक कश्मकश चल रहा था मेरे माइंड पे। कब हुआ ये, मतलब आपको कब ऐसा फर्स्ट रियलाइज़ हुआ कि कुछ डिफरेंट फीलिंग है? मुझे आई थिंक जब मैं 10th में मुझे लगता है जब मैं 10 साल की थी तब से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, 10 साल की थी तब से ही मुझे ये रियलाइजेशन हो गया था कि मैं थोड़ा डिफरेंट फील करती हूँ। और उसके बाद से मुझे दिक्कत इस चीज़ का मुझे हो रहा था काफ़ी कि मैं किसे बताऊँ,
क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी उस फीलिंग को, और एक 10-15 साल का बच्चा आपको कैसे ही एक्सप्लेन कर सकता और है तब कि वो उतना क्या। इंटरनेट और सब कुछ भी नहीं होता था। एग्जैक्टली कुछ नहीं होता था, और मतलब हम जो अभी नए नए वर्ड्स सीखते हैं और जानते हैं जो सारी चीज़ें हैं वो तो पहले हुआ भी नहीं करती थी। तो बहुत दिक्कत था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी एक विल पावर हमेशा से रहा मेरे अंदर, तो वो मेरे अंदर बहुत स्ट्रांगली था। और मैं हमेशा ये इस चीज़ पे बिलीव करती थी कि आज नहीं तो कल मैं किसी तरीके से इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगी। और इन सारे सिचुएशंस पे मैंने कभी भी घर छोड़ने का फ़ैसला नहीं किया या घर से भाग जाने का फ़ैसला नहीं किया, जबकि मेरे पेरेंट्स नहीं समझ रहे थे उस टाइम पे। फिर भी तो मुझे आपको लगा। फर्स्ट टाइम ऐसा कब श्योरिटी आ गई कि हाँ ऐसा कुछ है, और मतलब ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम कब फर्स्ट टाइम देखिए, कंफर्मेशन हुआ? मैं एकदम सिंपल से आपको एकदम सिंपल वे पे समझाना चाहूँगी। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, राइट? जैसे आप बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ मूवी देख रहे हैं या अपने गर्लफ्रेंड के साथ, तो एक होता है, एक बचपने में हम ऐसा इमेजिन करते हैं ना, लाइक कि दैट वो जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है वो मैं हूँ, और जो मेरी गर्लफ्रेंड होगी वो जो भी एक्ट्रेस होगी वो होगी, ऐसा। तो वो मेरे अंदर बचपन से था। तो मैं जब भी कोई मूवी कोई सीरियल देखती थी, सपोज़ मैं रामायण देख रही हूँ, तो रामायण पे मैं अपने आप को एज अ सीता इमेजिन करती थी कि मैं नहीं, सीता मैं हूँ और राम वुड बी कोई होगा, मतलब। तो ऐसा इमेजिन करती थी। तो वो बचपन से ही था मेरे साथ में, जो शायद मेरे होश संभालने के बाद फिर मुझे समझ में आई प्रॉपर वे पे, लेकिन वो मेरे साथ बचपन से ही था। मतलब मैं 10 साल की थी या 12 साल की थी तब से ही था। अच्छा, और जो कॉमन प्रैक्टिसेस थे स्कूल में, जैसे बॉयज़ की लाइन पे लगना या फिर ये वो सारी चीज़, तो वो नॉर्मल ही थी। कंफर्टेबल था? हाँ, वो थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि जैसे स्कूल में लड़कियां ज़्यादा दोस्त हुआ करती थी, लड़के नहीं दोस्त हुआ करते थे। मेरी जो सोसाइटी या कॉलोनी में हम जहाँ रहते थे वहाँ पे भी लड़कियां ही मेरी फ्रेंड्स हुआ करती थी बचपन से। हम घर घर खेलते थे, बारबी डॉल से खेलते थे, और वो सारे, इसके लिए मुझे डांट भी बहुत पड़ती थी। जैसे बाकी बच्चों को क्या है, फुटबॉल और वो सारी चीज़ें मिलती हैं, मुझे बारबी डॉल मिला करता था। और आई एम वेरी हैप्पी, और मैं टच वुड मैं ये मानती हूँ कि मेरा लक इतना अच्छा है कि मेरे पापा मेरे लिए बारबी डॉल खरीद कर लेकर आते थे, और उनको ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं था कि बिकॉज उनको पता था आपको क्या पसंद है। तो वो, और क्या होता है ना, सबसे पहले आपके पेरेंट्स को ही पता होता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या है। अब वो भाई आपके माता पिता है, गार्जियन है, तो उनको ही सबसे पहले पता होगा। तो क्या मुझे हर किसी को के माता पिता को ही पता चल जाता होगा? डेफिनेटली 110% पता चल जाता है। बस ये है कि वो कहीं ना कहीं फैमिली, सोसाइटी और एक स्टेटस प्रेशर पे, जो भी प्रेशर पे वो अपने एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो वो चाहते हैं कि आप जब बाहर निकले तो थोड़ा अपने आप को मतलब ऐसे रखें कि हमारे, मतलब अगर मैं एकदम प्योर तरीके से बोलूँ तो हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, जैसे चीज़ों को वो सोच करके ही ऐसा करते हैं। अदरवाइज़ तो मम्मी पापा को पता ही रहता है कि बच्चा क्या फील कर रहा है। तो वो कौन सा दिन था जब पहली बार अपने मॉम डैड को बोला? मुझे दिन तो याद नहीं है, और कैसे लेकिन मैंने ये अपनी मम्मी से मैंने बोला था कि मम्मी मैं थोड़ा डिफरेंट फील करती हूँ, और शायद मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ को। और मम्मी को ऐसे लगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया उस टाइम पे, और समय के साथ ठीक भी हो गया। मैं ये नहीं मानती कि कुछ गलत हुआ, समय के साथ सब ठीक ही हुआ, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने इग्नोर किया काफ़ी, और उनको ऐसा लग रहा था कि क्या बकवास कर रही है या क्यों फालतू की बातें कर रही है, ऐसा। बट मैं एकदम मतलब एकदम स्ट्रेट थी अपने लाइन पे कि मुझे तो जो लाइफ चाहिए वो मुझे चाहिए एनी हाउ। मुझे किसी भी तरीके से या तो इनको मनाना है या इनके अगेंस्ट जाना है या कुछ भी करना है, लेकिन मुझे करना है। और क्योंकि मुझे पता था पेरेंट्स मेरे हैं, सो मुझे आइडिया था कि मैं कहीं ना कहीं उनको कन्विंस कर लूँगी और मना लूँगी, तो ऐसा था। ओके, देन फिर आपने जो सोचा था वो परस्यू किया, लाइक कॉलेज वगैरह कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? मैंने मेरा रायपुर से ही हुआ सारा, और स्कूलिंग पे थोड़ी सी मुझे दिक्कतें आई थी, तो स्कूलिंग मैंने ड्रॉप कर दिया था बचपन पे। उसके बाद फिर मैंने आगे उसको कंटिन्यू किया। तो स्कूल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, वो एक बुली होना, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत फेस किया। फिर बाद में मैंने प्राइवेट सारी चीज़ें किया। देन फिर उस टाइम से आपने सोचा था कि एज ए मॉडल और एक्टर
मुझे बनना है बड़े होके? हाँ, मतलब मैं तो बचपन से ये इमेजिन करती थी कि अगर हम शक्तिमान देख रहे हैं तो उसमें से जो शक्तिमान होगा वो मेरा फ्यूचर हीरो होगा और मैं जो होंगी वो शक्तिमान की हीरोइन जो भी होगी वो मैं होंगी। तो वो एक इमेजिनेशन वो मेरे बचपन से ही चलता आ रहा था मेरे माइंड पे, और वो एक हीरोइन बनना और अपने मतलब अपनी ब्यूटी को किस तरीके से मुझे लोगों को दिखाना है कि हाउ ब्यूटीफुल आई एम, वो सारी चीज़ें बहुत बचपन से थी मेरे अंदर। और हुआ भी वो मेरी लाइफ में फुलफिल सारी चीज़ें। ब्यूटी पेजेंट्स पे मैं गई और उस तरीके से मैंने सारे अपनी चीज़ों को मतलब मैंने खुद ही फुलफिल किया, ऐसा बोल सकते ओके, हैं। तो फिर आपने क्या फर्स्ट स्टेप लिया मॉडलिंग के लिए? मॉडलिंग के लिए मैंने ऐसा कोई स्टेप तो नहीं लिया, लेकिन एक मेरा फ्रेंड है जो डिज़ाइनर है, सो वो उसका एक शो हो रहा था लखनऊ में, लखनऊ फैशन वीक। तो उस पे उसने मुझे एज ए शो स्टॉपर बुलाया कि आप मेरे ड्रेस के लिए आप एज ए शो स्टॉपर आप लखनऊ आओ, हम वहाँ पे एक शो कर रहे हैं। उसका नाम सिद्धांत है, रायपुर में ही रहता है वो भी। सिद्धांत मिर्ची? नहीं। ओके। सो वो उड़ीसा के हैं, पुरी से अच्छा। हैं, डिज़ाइनर हैं, एंड नाउ ही इज़ इन दिल्ली आई थिंक। ओके। सो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि मेरे शो पे आप रैम्प वॉक करना। तो वो मैंने एक उनके शो पे मैंने रैम्प वॉक किया था, और फिर मैंने पिक्चर वगैरह फेसबुक में पोस्ट किया और सारा चीज़। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू मेरे को मैसेजेस और डीएम आने लग गए कि आप हमारे शो पे भी आइए, आप हमारे शो पे भी वॉक कीजिए हमारे ड्रेसेस के लिए। तो वो एक जो मैंने स्टार्ट किया था लखनऊ से, फिर वो धीरे धीरे होता गया। फिर मैं बेंगलोर फैशन वीक, टाइम्स ऑफ इंडिया फैशन वीक, इन सब में मैंने वॉक किया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर मुझे मूवी का ऑफ़र मिला, तो फिर उसके बाद मैंने मूवी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप हुआ। और क्योंकि जैसे मैं मॉडलिंग कर ही रही थी, उसी बीच मिस ट्रांस क्वीन इंडिया का एक शो हुआ, फिर मिस छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया का शो हुआ, मिस इंटरनेशनल क्वीन का शो जो थाईलैंड पे हुआ था। तो मैं पहले मिस सेंट्रल इंडिया छत्तीसगढ़ बनी रायपुर में, एंड देन फिर मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया बनी मुंबई में। उसके बाद फिर मैं अपने छत्तीसगढ़ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गई थी, जो थाईलैंड पे हुआ था, मिस इंटरनेशनल क्वीन इन 2019। तो ऐसा एक स्टेप था पूरा। और उसके बाद फिर मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मुझे फ़िल्म के ऑफ़र आए, तो फिर मैंने फ़िल्म स्टार्ट किया। तो अभी मैं छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों में भी एक्टिव हूँ, काम कर रही हूँ ऐसा। ओके, सो ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन फिर ये सब कब हुआ आपकी लाइफ पे? मैं आई थिंक 16-17 की एज में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। उस एज पे कैसे डिसाइड किया फिर आपने उसको? मैंने That was a big decision, I think. हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया उन सारी चीज़ों के लिए, और वो फाइनली एग्री हुए। क्योंकि देखिए, मैं तो उनको छोड़ के जा नहीं सकती, और मुझे पता है कि उनकी भी कमजोरी कहीं ना कहीं मैं तो हूँ, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे डिसोन तो नहीं करता है ना। सो उन्होंने नहीं किया, तो वो मैं उनको मनाने में कारगर रही, और फिर मैंने उनको मनाया। और उसके बाद फिर मैंने उनको अपने जितने भी ट्रीटमेंट्स के लिए उनसे मैंने सपोर्ट मांगा, और फिर उन्होंने किया। एंड उसके बाद लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो लाइफ मुझे मिली। सो वो एक मोमेंट काफ़ी अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ का। ओके, ये ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, और आपने इसको सर्च कैसे किया, मतलब इसके बारे में रिसर्च कैसे किया? जी, उस टाइम पे जैसे मैं यूट्यूब और गूगल्स पे देखा करती थी। मेरे पास एक छोटा कीपैड फ़ोन था, मैं उस पर सर्च करके देखती थी कि क्या कैसे होता है। तो फिर मुझे उससे पता चला था कि किस तरीके से ये सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, और फिर मैंने उसके बारे में कॉस्ट और सारी चीज़ें मैंने पता किया। काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉस्ट होता है उसका, और उससे पहले HRT लेना होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो एक लेना होता है। और वो प्रॉपर आपको किसी डॉक्टर के अंडर में रहकर ही लेना होता है, क्योंकि बहुत मूड स्विंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड भी कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है, वो सुसाइड भी कर लिए। छत्तीसगढ़ का ही केस है, रायपुर का। तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर के अंडर रह के ही करनी चाहिए, जो मैंने डॉक्टर के अंडर रह के ही किया। और उसके बाद फिर मेरा जो इसको बोलते हैं सेक्स रिजाइनमेंट सर्जरी, तो वो हुआ। और उसके बाद फिर मैं एक नॉर्मल लाइफ जीने लग गई। नॉर्मल इन द सेंस कि जो मैं एक्चुअली चाहती थी अपनी बॉडी के लिए, जो एक चाहती थी, वो मैंने अचीव किया उससे। ओके, ठीक है।
तो इससे फिर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गया पहले, मतलब आप जैसे बचपन के पिक्चर्स आप देखते होंगे और अभी के में? बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मैंने कहा, उसमें बहुत सारी आपका स्किन टेक्सचर जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, आपके हेयर ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाता है, आपका वॉइस फेमिनाइन हो जाता है काफ़ी हद तक, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। सो ये सारा चीज़ किसी डॉक्टर के अंडर रहकर ही करवाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। और मैं क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना ही चाहती थी कि कोई भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, और लोग कहीं ना कहीं सुनते हैं और किसी से पता चलता है तो वो उस चीज़ को लेना चालू कर देते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि इससे किडनी फेलियर के भी चांसेस होते हैं और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के अंडर रहकर ही ये सारी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। ओके, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे रायपुर में हैं? हाँ, मैंने रायपुर से ही कराया। ओके जी, ठीक है। देन फिर आपके सोसाइटी पे और फैमिली में लाइक अब लोग आपको बिल्कुल ही मतलब न्यू पर्सन जैसे देख रहे थे, या फिर तो सोसाइटी पे क्या चेंज है आपके आस पड़ोस में, जो लोग आपको जानते थे पहले से? नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं आया। वो नॉर्मल वे पे ही उन्होंने मुझे एज अ डॉटर एक्सेप्ट कर लिया और मैं एज अ डॉटर ही रहने लग गई। मैं अपने भाई को राखी बांधती हूँ, मेरे चाचा जी मुझे आते हैं तो वो मेरे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। मतलब शुरू में अगेंस्ट थे सारे लोग, बट अभी एज एक नॉर्मल मैं कहूँगी कि एक छोटा सा समय था लाइफ में 2-3 साल का, जिस टाइम पे मैंने सिर्फ अपने फैमिली पे, मैं सोसाइटी की तो बात नहीं कहूँगी क्योंकि सोसाइटी ने मुझे एज वीना ही देखा है और एज वीना ही एक्सेप्ट किया है। तो उससे पहले तक मेरी लड़ाई सिर्फ घर से ही थी, और घर से जैसे ही मेरी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए उसके बाद से सोसाइटी ने मुझे बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट कर लिया। ओके ठीक है। अगर हम बात करें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, क्योंकि आपको अगर आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं ना तो सोसाइटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो एक्सेप्ट करें ना करें डजेंट मैटर, क्योंकि आपका बैकबोन जो आपका परिवार होता है ना वो आपके साथ है। सो यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। हाँ, मॉम डैड रेडी है तो फिर सब कुछ इजी है। ठीक है। देन फिर अगर आप मॉडलिंग के फील्ड पे गए, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पे गए, ठीक है, तो एक कॉमन प्रोसीजर क्या होता है यहाँ पे जाने का, अगर कोई एक मॉडलिंग एस्पिरेंट इसको देख रहा होगा तो? सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज और डीएम करते हैं कि मैम मॉडलिंग कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे मॉडलिंग कर सकते हैं और किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे जो इजी वे है वो आप किसी भी पेजेंट में पार्टिसिपेट करें, जो भी मिस छत्तीसगढ़ हो रहा है या मिस वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो उसमें आप पार्टिसिपेट करें। आप जीतते हैं नहीं जीतते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप थोड़ा हाईलाइट हो जाते हैं उससे क्या होता है कि आपको लोग जानने लगते हैं, आपको लोग सुनने लगते हैं और आप थोड़ा सा एक नोन फेस बन जाते हैं जब भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद फिर आपको डेफिनेटली लोग अप्रोच करते हैं, तो वो एक तरीका होता है उस तरीके से। बाकी ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे लोगों से पैसा लिया जाता है और उनको क्राउन हम आपको क्राउन पहनाएंगे, आप जीत जाएंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन आप जेन्युइन तरीके से अगर देखें तो आप नीचे से ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे अपने रायपुर शहर से या अपने छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करें, फिर आप धीरे ऊपर तक करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। अब जैसे जो इंटरनेशनल या फिर नेशनल कॉम्पिटिशन्स है, इसके जो जजेस होते हैं वो किन चीज़ों को देख के डिसाइड करते हैं? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, फिर आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कितने फिट हैं और आप कितने सोशलाइज हैं, आप कितने सोशली एक्टिव हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। क्योंकि वो जो क्राउन होता है ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आप बस आप सुंदर दिखते हैं इसलिए आपको वो पहना दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके सोसाइटी के प्रति आप कितने जागरूक हैं, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं सारी चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ें भी वो लोग देखते हैं। जैसे वो हमें टास्क देते हैं कि आप जैसे 1 मंथ का एक टाइम पीरियड होता है, उसमें वो आपको टास्क देते हैं। अच्छा। कि इतने दिनों पे आपको एक टॉपिक पे आपको एक ये टास्क पूरा करना है और इस तरीके से सोशल अवेयरनेस
को लेके आना है। तो मैं उस टाइम पे जब मैंने किया था तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके मैंने एक वो किया था, अवेयरनेस को लेके, ट्रांस बच्चों के लिए अवेयरनेस के लिए मैंने किया था स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो वो सारी चीज़ें आपको टास्क मिलती है और आप जब उन सारी चीज़ों पे कंप्लीटली सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं देन फिर वो डिसाइड करते हैं कि आप कितने मार्क ले सकते हैं। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं उसमें, मॉडलिंग से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग, कॉन्फिडेंट, सारी चीज़ें। और इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है, तो इतने लोगों के बीच कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? बिकॉज परफेक्टली वॉक भी करना होता है, कैरी भी करना होता है ड्रेस। ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि जब मैं मुंबई में थी मिस ट्रांस क्वीन इंडिया के लिए, तो उस टाइम पे लगभग 28 और 29 29 कंटेस्टेंट थे उस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया से। और सब एक दूसरे की बैक बाइटिंग कर रहे थे, बैक बिचिंग कर रहे थे, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ मेरे पेजेंट पे था कि मुझे इस वाले शो पे ये ड्रेस पहनना है और इस तरीके से स्पीच देना है, टैलेंट राउंड पे मुझे डांस करना है, एक अच्छा सा परफॉर्मेंस देना है, क्वेश्चन आंसर राउंड पे मुझे ये अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे ये आंसर करना है। इस तरीके से मैं अपने मतलब माइंड से मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड थी। बाकी लोगों का ऐसा था कि वो एक दूसरे को देखे कॉम्प्लेक्स फील, क्योंकि वो होता है, वो एकदम सिंपल सी बात है कि आप किसी को देखेंगे, इनसिक्योरिटी रहती है हर किसी को कि यार मेरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है, मेरे से ज़्यादा अच्छी लग रही है या मेरे से ज़्यादा फिट है, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप सिर्फ आप अपने में रहते हैं, मतलब सिर्फ आप अपने आप को ही देखते हैं ना, तो फिर आपको बाकी चीज़ें माइनस प्लस कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो मैं अपने पेजेंट के टाइम पे मैं सिर्फ मैं बहुत फोकस्ड थी अपनी सारी चीज़ों को लेके कि मुझे ये काम करना है और इस तरीके से आज मेरा ये ड्रेस होगा, डिनर के लिए ये ड्रेस होगा और इस टाइम पे मैं ये पहनूंगी, परफॉर्मेंस के टाइम पे मैं ये परफॉर्म करने वाली हूँ। तो वो फोकस बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो किसी भी तरीके का सवाल कर सकते हैं, पर आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके गई थी। आपसे क्या पूछा गया था? मुझसे ये पूछा गया था कि जो आई थिंक जो LGBT कम्युनिटी के बारे में जो एक लव इज़ लव वाली चीज़ों को लेके पूछा गया था कि आपके नज़रिए में लव इज़ लव क्या है। तो मैंने फिर उनको बताया था कि हर किसी को प्यार करने का अधिकार है डेफिनेटली, और हर किसी का एक लाइफ पार्टनर होता है, वो किसी भी जेंडर से हो या किसी भी जाति समुदाय कहीं से भी हो, लेकिन हर किसी को प्यार करने का अधिकार तो होता है। तो वो एक सवाल मुझसे पूछा गया था, मैंने आंसर दिया था। बहुत ही सिंपल सवाल था, मैं काफ़ी डर रही थी कि पता नहीं मुझसे क्या पूछेंगे, पर बहुत ही सिंपल सवाल था और बहुत ही सिंपल मैंने आंसर किया था उसके लिए। और छत्तीसगढ़ की जनता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे। मतलब वोटिंग सिस्टम एक चल रहा था, अच्छा, 1 मंथ का, ये रोज़ आप 24 घंटे के बाद एक वोट कर सकते हैं मुझे, और मैं वो उस वोटिंग सिस्टम पे भी मैं सबसे हाई पे थी। मतलब इतना मुझे वोट मिला था छत्तीसगढ़ से, जहाँ पे लोग ट्रांस और इन सारी चीज़ों को लेके अवेयर नहीं है, वहाँ पे मुझे इतना वोट मिला और इतना कैंपेनिंग चला था, लोग मतलब हर तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे थे और मैं आज भी उन सभी को थैंक यू बोलती हूँ। ठीक है, अब जैसे बात कर रहे थे अभी LGBTQ+ की जी, तो ये क्या टर्म होता है? क्योंकि 90% लोगों को तो आई थिंक पता ही नहीं होता ये। देख LGBTQI जो है वो अलग देखो है तो इंसान ही है, ऐसा किसी का कोई कहीं से पूछ या कहीं से सींग निकला हुआ नहीं है, सब इंसान ही होते हैं। बस उनका चॉइस ऑफ मैं बोलूँगी अट्रैक्शन या जो एक फिजिकल जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेस्बियन, बाइसेक्सुअल और जो गे और ऐसी जो चीज़ें हैं तो वो अलग है, वो चॉइसेस हैं और आप चॉइस के अकॉर्डिंग, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करते हैं, जो मैं मानती हूँ, और वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आपको पसंद है, सपोज़ कोई लड़की है और उसको लड़की पसंद है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो दोनों आपस में कंफर्टेबल हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत नेचुरल सी चीज़ है, बट लोग इसको नेचुरल नहीं मानते हैं। सो थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत ही पुराने समय से महाभारत और हाँ इंडियन हिस्ट्री में महाभारत और रामायण काल और उससे और पहले से सारी चीज़ें, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं हाँ उन सारों उन में सब में है, इन सारी चीज़ों का जिक्र है। बट लोग क्योंकि इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं तो उनको नहीं समझ में आता है, अपने कल्चर को ही छोड़ के दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट करना और उसके बाद फिर
हम ही को ही बेवकूफ़ बनाना कि अरे ये तो सही नहीं, ये गलत है। तो वो थोड़ा सा है हम इंडियंस में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और हम सबको अपने कल्चर को लेके काफ़ी अवेयर रहना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। अब जैसे सिटी के ट्रांस जो बोला जाए ट्रांस कम्युनिटी की जो चीज़ें होती है और विलेज में काफ़ी डिफरेंस होता है इन चीज़ों को हैंडल करने में। लाइक फैमिली बहुत अलग तरीके से हैंडल करती है और विलेज की जो फैमिली होती है वो अपने बच्चे को बहुत अलग तरीके से हैंडल करती है। इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे को ऐसे लगता है कि देखिए, जो विलेज वाले जो लोग होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं जैसे शहर वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनको भी वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सोसाइटी ये वो। बट हाँ, थोड़ा सा सिटी में थोड़ा ऐसा है कि उनको थोड़ा पता होता है चीज़ें कि किस तरीके से क्या हैं और हो सकती हैं। गांव पे थोड़ा सा पता नहीं होता है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है गांव और विलेज पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को वहाँ तक, गांव तक या स्कूल या विलेज तक पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे कुछ इनिशिएट लेना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अब जैसे जो सिटी के ये जो ट्रांस कम्युनिटी होती है, ये लोग बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, पुलिस ऑफिसर्स में हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है। बट गांव के लोग मुझे नहीं दिखते हैं, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मतलब डिफरेंस ये भी होता है क्या, मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। गांव में जो लोग रहते हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा सप्रेस कर लेते हैं और वो फिर अपने पेरेंट्स के और फैमिली के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, तो उस पर थोड़ा सा दिक्कत होता है कि किस तरीके से कैसे क्या हम करें, उनको एक तो समझ नहीं होता। और शहर पे ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा है, आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, थोड़ा ओपन है। छत्तीसगढ़ में इस मामले में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे बस वो अवेयरनेस का ही जो कमी है वो मुझे दिखता है कि जब वो अवेयरनेस वाली चीज़ें जब लोगों को पता चल जाएगी कि एक्चुअली होता क्या है, तो मुझे लगता है कि सारे लोग इजीली एक्सेप्ट करेंगे और कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये। पेरेंट्स क्यों मतलब अपने बच्चों को रोकते हैं? अगर हमारे रायपुर शहर पे ऐसे लोग भी होंगे जिनसे बहुत इंस्पायर भी होते होंगे लोग। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपका इंडिविजुअल चॉइस होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुलिस में हैं छत्तीसगढ़ में, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ट्रांस होके एक अलग रिजर्वेशन मिल दिया गया उनको, और उसके बाद वो पुलिस में हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हर बच्चे का ना एक अपना ड्रीम होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। लोग देखते हैं और वो पीछे पीछे भागने लगते हैं, जैसे वो कर रही है तो मैं भी कर लूँ, या ये कर रही। बट आने वाले समय में हो सकता है चेंजेस आए, लोग समझें उन सारी चीज़ों को और अपने सपनों को पूरा करें। बहुत सारे लोग, मतलब किसी को डॉक्टर बनना है या किसी को सपोज प्लास्टिक सर्जन बनना है, तो वो क्यों नहीं बन सकता, डेफिनेटली बन सकता है। बट उससे पहले जो चैलेंजेस आती हैं वो फाइट करने में ही सारी एनर्जी उनकी चली जाती है। और सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट ये होता है ना कि आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके सर्जरी और आपके ट्रीटमेंट के लिए इतने सारे पैसे की ज़रूरत होती है कि आप अपने सपनों को देख ही नहीं पाते हैं और आप अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं 10 लाख 15 लाख ऐसे ट्रीटमेंट्स में ख़त्म हो जाते हैं आपके। आप सोचिए फिर वो बच्चा अपने सपनों को कैसा पूरा करेगा, उसका एजुकेशन है, उसका पढ़ाई है, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, वो घर से निकला हुआ है, भागा है, अकेला है, वो कैसे पूरा करेगा। तो ये सारी चीज़ें ना उनको कहीं ना कहीं तोड़ देती हैं और फिर वो अपने सपनों के साथ में समझौता कर लेते हैं। वैसे बहुत टैलेंटेड होते हैं आर्ट में, आप देखिएगा, बहुत सारे बच्चे मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप करते हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में हैं, कोई मेहंदी आर्टिस्ट है, कोई कुछ है। तो आर्टिस्टिक वे पे तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फाइनेंशियली क्योंकि बहुत वीक होते हैं, बैगिंग करना, फिर उसके बाद वो स्ट्रीट में और फिर वो अलग वे पे कमाने का जरिया वो करना, तो वो ऐसे होता है और वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं फिर अपने ड्रीम और अपने सपनों से। तो जो मेन जो सबसे जो बड़ा मुद्दा मुझे जो लगता है वो है कि पेरेंट्स
अगर आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया कि ठीक है आप जैसा भी फील करते हो, आप मेरा चाइल्ड हो, मेरा बच्चा हो, आपको स्कूल में ये स्कूल में एडमिशन लेना है, आपको यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, ये कॉलेज जाना है, ये कर लीजिए, ये डिग्री हासिल करनी है, आप ये कर लीजिए। जिस दिन पेरेंट्स ऐसा सोचने लगेंगे उस दिन हर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हर बच्चा कुछ ना कुछ करके ही मतलब अपना करियर बनाएगा। ट्रेन्स और रोड में काफ़ी ट्रांस कम्युनिटी दिखती है हमको। इनके भी कोई एस्केप प्लान्स या फिर बोला जाए कि हमें हमारे नॉर्मल सोसाइटी में इनको भी जॉब मिले, ऐसा कोई रास्ता है? एक तो जो मैंने बताया डिस्क्रिमिनेशन, एक तो मैंने बताया जो एजुकेशन। अब सोचिए आप स्कूल जा रहे हैं, आप 15 साल के हैं या 10 साल के हैं और आपको स्कूल में बुली किया जा रहा है, तो आप कैसे आपका पढ़ाई में मन लगेगा? भाई आपका जो जितना आप जो चीज़ें पढ़ाई में आपका जो मन लगना चाहिए वो सारा चीज़ लोगों की बातें सुनने में चला जा रहा है, तो आप पढ़ना तो छोड़ ही देंगे, आप स्कूल छोड़ ही देंगे। तो एजुकेशन सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है कि वहाँ पे उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। अब वो नहीं हो पाता है तो फिर वो जॉब क्या करें? अब वो उतने काबिल ही नहीं है कि कोई उनको जॉब दे, तो फिर वो क्या करेंगे? डेफिनेटली वो बैगिंग करेंगे, वो स्ट्रीट पे, ट्रेनों पे मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम वाली फेस करनी पड़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका पढ़ाई कंप्लीट हो, और पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए पेरेंट्स चाहिए, और पेरेंट्स को समझदारी से अपने बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो मेन जो टॉपिक है ना वो पेरेंट्स ही है। ओके, गवर्नमेंट को और क्या क्या स्टेप्स इस पे लेना चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप ले रही है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट खास करके बहुत अच्छा स्टेप लिया उन्होंने। जैसे अभी शेल्टर होम बना के दिया है ट्रांस बच्चों को। वहाँ पे अपने लाइवलीहुड के लिए वो कुछ सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और पुलिस में जो बच्चे हैं और भी जो लोग हैं उनको अलग अलग तरीके से मदद कर रही है गवर्नमेंट हर एक फील्ड में, सेक्टर में। तो एक बहुत बड़ा चेंज है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। तो वो काफ़ी अच्छा एक बदलाव छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। और ये इन सारी चीज़ों को लेके मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और थोड़े बड़े बड़े स्टेप्स लेने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे कैपेबल होते हैं, जो वो करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो डेफिनेटली वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ऑल्सो कि सोसाइटी में भी एक्सेप्टेंस बढ़ना चाहिए। हर स्टोर्स पे, फैक्ट्रीज पे, या फिर जो भी डेफिनेटली छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जैसे जिंदल आप देखेंगे या और भी बालको और वो जो सारी फैक्ट्रीज़ हैं उन सब में ट्रांस बच्चों को उनकी आइडेंटिटी के साथ में उनको जॉब दिया जा रहा है कि वो ठीक है ट्रांस है तो ट्रांस है, और वहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो जॉब पे रख रहे हैं और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी उस चीज़ के कि उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को अवेयर करवा दिया है कि ये बच्चा अब हमारे यहाँ जॉब करेगा और आप लोगों को एक सर्टन वे पे उनके साथ में बिहेव करना है। कोई किसी तरीके से कोई गलत भेदभाव नहीं करेगा। तो वो चीज़ बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में। तो वैसा ही गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, बहुत सारे बच्चे जैसे कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलेगा। एक साथ तो हम अपने माता पिता को नहीं बदल सकते, तो उनको कैसे बदलें? अब जैसे अभी प्राइड मंथ चल रहा है, ओके, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? बिकॉज अभी हम गूगल खोलते हैं तो सारा कुछ कलरफुल दिखता है। आई लिटरली डोंट नो अबाउट दिस प्राइड मंथ वाली थिंग्स, क्योंकि मैं अपनी इंडिविजुअल लाइफ को इंडिविजुअल तरीके से एंजॉय करना पसंद करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर ठीक है हम सबको बोलने का अधिकार है और पहनने का अधिकार है, जो हम चाहते हैं वो बोल सकते हैं, पहन सकते हैं, कह सकते हैं, खा सकते हैं। बट आपको अगर सोसाइटी के साथ मिल के रहना है, सोसाइटी का हिस्सा बन के रहना है, तो यू हैव टू बी इन अ सर्टन मैनर और सर्टन थिंग्स मैं बोलूँगी। क्योंकि मैं ऐसे अब मान के चलिए कि मैं हूँ सोसाइटी का हिस्सा, लेकिन अभी मैं एक वो ऐसा कुछ भी पहन के नहीं बाहर निकल सकती, क्योंकि वहाँ पे मेरी सिस्टर्स भी होंगी, औरों की भी सिस्टर्स होंगी। तो कहीं ना कहीं एक आपको सोसाइटी के साथ में तालमेल बना के चलना पड़ता है, और मेरे ख्याल से वो हर किसी को समझना चाहिए। और प्राइड मंथ वाली जो चीज़ें आपने बताई, मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है इसके बारे में कि
कैसे और क्यों सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपने इंडिविजुअल लाइफ को सेलिब्रेट करती हूँ और मैं एवरीडे सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि जब से मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है तब से मैं आज तक के अपना हर एक दिन इंजॉय करती हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई स्पेशल डे चाहिए किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, और मुझे दुनिया को चीख चीख के ये बताना भी नहीं है कि जस्ट मुझे एक्सेप्ट करो या ऐसा कुछ है। इट्स ओके, मतलब आप अपने आप में खुश हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज के समय पे जहाँ पे लोग डिप्रेशन पे सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप अपने आप से खुश हैं, अपने आप से हैप्पी हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मुझे लगता है। ओके, आपका डेली रूटीन क्या होता है मॉर्निंग में से लेके? मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले थोड़ा सा बुक पढ़ती हूँ, उसके बाद योगा करती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि मैं जिमिंग वगैरह कुछ नहीं करती, योगा करती हूँ। और उसके बाद फ्रेश होके मैं टेंपल, मतलब एवरी डे मुझे टेंपल जाना पसंद है, तो मैं हर दिन शिव मंदिर जाती हूँ। शिव, मतलब बोल सकते हैं कि मैं शिव उपासक हूँ, मैं शिव जी की पूजा करती हूँ। और उनकी पूजा करने के बाद फिर जो भी नेक्स्ट शेड्यूल होता है, जो भी होता है, वो उस काम पे मैं चली जाती हूँ। बट जैसे शूटिंग वगैरह चल रहा होता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमको अर्ली मॉर्निंग जाना होता है 4 और 5 o'clock मॉर्निंग में, तो वो उस टाइम पे नहीं पॉसिबल होता है। लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने आप को ही पैम्पर करके रखती हूँ, ऐसा है। अभी क्या प्रोजेक्ट आपका हाल फिलहाल पे चल रहा है? अभी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, और अभी मेरा रिसेंटली एक फ़िल्म आने वाला है 21 जून को, दंतेला, जिसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लोगों को एक नेगेटिव बिना भी दिखने को मिलेगी उस पर। सो वो काफ़ी अच्छा फिल्म है। और मैं मूवी के बारे में थोड़ा बताइए। मूवी एक गांव की पौराणिक कथा है कहूँ, या फिर एक सच्चाई तो है स्टोरी में, नो डाउट, बट थोड़ा सा साइंस फिक्शन और हॉरर, थ्रिलर, ऐसे थोड़ी सी कुछ चीज़ें मिक्स की, तो एक टोटल पैकेज बनाया है, एंटरटेनमेंट पैकेज। और मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा ये देख के। और जितने भी आर्टिस्ट ने उस फिल्म में काम किया है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी आई थिंक उसका टीज़र ऑलरेडी आ चुका है यूट्यूब में। लोगों को अच्छा लग रहा है, टीज़र से काफ़ी मतलब समझ में आ रहा है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उस पोस्टर वगैरह भी काफ़ी डरावना है हमारे नॉर्मल सोसाइटी में, इनको क्योंकि हॉरर फिल्म है ना, तो ऐसा कोई मुझे तो बहुत पसंद है हॉरर फिल्म, मुझे हॉरर फिल्म देखना बहुत पसंद है। इसका पोस्टर मेरे को थोड़ा तुम्हार जैसा, और म्यूजिक वाइब भी थोड़ा हाँ, थोड़ा सा उस तरीके से है। मतलब जितना हो सके उतना हमने कोशिश किया है कि हम रियलिस्टिक रखें चीज़ों को और रियल तरीके से बनाएं। तो अच्छा तो रिस्पॉन्स है, लेट्स सी, 21 जून को पता चलेगा। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री का मतलब ये काफ़ी नया और एक्सपेरिमेंटिंग मूवी है जी। तो क्या लगता है कि अभी अलग ट्रेंड चालू हो रहा है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में? बहुत सारी फिल्मों का बलि चढ़ने वाला है, ये बात सच है, क्योंकि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके फिल्म लॉन्च करेगा तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो वो पिट जाएगी फिल्म, ऐसी है। तो अच्छा रहेगा तो चलेगा डेफिनेटली, और नहीं रहेगा, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ की जनता को सिर्फ लव स्टोरी चाहिए, और हमने हॉरर बनाया है, हालांकि उसमें भी एक लव स्टोरी है, क्योंकि हर स्टोरी में कहीं ना कहीं विदाउट लव स्टोरी तो कोई मूवी नहीं बन सकती। सो बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हॉरर और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद लोगों को अच्छा लगे। बट कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल है। उससे पहले भी जो मेरी फिल्म आई थी प्रेम युद्ध, वो भी लव वाली थी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं सस्पेंस और ड्रामा था काफ़ी, तो वो भी उतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई, बट उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस कि उनको किस तरीके की फ़िल्में अच्छी लगती हैं, और जब उनका एक माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ अब अच्छी बनने लगी है फिल्म, तो शायद वो एक्सेप्ट करेंगे। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब इतना अचीव करने के बाद और भी कुछ बचा है? मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, अचीव नहीं बट मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। लाइक मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे जो मेरे ड्रीम्स हैं वो मैं फुलफ़िल करूँ। मुझे जैसे क्लाइंबिंग का बड़ा शौक है, तो मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती हूँ। वो मेरा सपना है, मैं पूरा करना चाहती हूँ किसी भी तरीके से। विदाउट ऑक्सीजन और विद ऑक्सीजन? नहीं, विद ऑक्सीजन डेफिनेटली। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में करना, और मैं करूँगी तो डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा, ऐसा है। ओके, रायपुर में रहना कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं
दिल्ली, मुंबई ट्रैवल करती रहती हूँ मेट्रो सिटीज़ में, बट जो सुकून अपने शहर पे, अपने घर पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो मुझे रायपुर काफ़ी अच्छा लगता है, और रायपुर काफ़ी डेवलप भी हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि अब हम किसी ऐसे गांव या ऐसे किसी शहर में रहते हैं। बहुत ही अच्छा डेवलप हो चुका है। पब है, मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, सिनेमा घर हैं इतने सारे। तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है रायपुर में। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैसा लगता है यहाँ पे? जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं। और एक दो बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं मूवी थिएटर जाती हूँ, तो जब मैं कोई मूवी देखने जा रही हूँ तो मैं बिना मेकअप के ऐसे ही नाइट ड्रेस पे चली गई, नाइट शो। तो उस टाइम पे 2-3 लोग मुझे, मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे किसी ने देखा और बोला कि मैं आपको फॉलो करती हूँ, आप वही हैं ना वीना सेंद्रे। तो मुझे थोड़ा सा डाउटिंग लगा कि वो मुझे पहचान क्यों नहीं पाई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मेकअप नहीं किया था। तो ऐसा भी अच्छा। होता है, लोग जानते हैं लेकिन कभी कभी वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम अपने इंस्टा और फेसबुक में बहुत ग्लैमरस दिखते हैं सामने से। तो मैं मतलब मुझे तो कोई नहीं पहचान पाता है। अच्छा। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया यहाँ पे? छत्तीसगढ़ में आपका एक मैंने, हमने वीडियो देखा था जो मैन पार्ट नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ का जी 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 अर्शान ने बनाया था, जी, वो काफ़ी एक्साइटिंग था। मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ था उस वीडियो को देख के कि एक्चुअली ये हमारा छत्तीसगढ़ है। बट ऑनेस्टली इतना अच्छा है, मतलब इतने सारे, मतलब अभी भी बहुत सारी जगह अनटच्ड हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ तक लोगों ने, मतलब जहाँ पे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया उस जगह को। ऐसी बहुत सारी जगह हैं। और वो वीडियो मैं बहुत सारी जगह जा चुकी हूँ, मतलब टूरिज़्म के शूट्स पे, और बहुत सारे एड शूट्स वगैरह पे मैं बहुत सारी जगह छत्तीसगढ़ का घूमी हूँ। मैंने एक चीज़ देखा है कि छत्तीसगढ़ की जनता काफ़ी पोलाइट और सॉफ्ट है, और काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं वो। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप किसी से रास्ता पूछेंगे ना तो वो आपको घर तक छोड़ के आएंगे, ऐसे ऐसे लोग पूरा हैं। पिन कोड बताएंगे। हाँ, पिन कोड बताएंगे, ऐसे भी लोग हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और ये चीज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ हमेशा बरकरार रहनी चाहिए किसी भी तरीके से। ये जो एक छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं, उनका ये मानसिकता या उनका ये जो सोच और ये जो एक नेचुरल, मतलब जो नेचुरलिटी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं या फिर अपने सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को कम्प्लीटली फुली जीने के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप 2-3 एडवाइस दे दीजिए जो लोगों को थोड़ा मोटिवेट करे। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप क्या करना चाहते हैं उस चीज़ पे आप फोकस रहिए और उस चीज़ पे काम कीजिए। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि आपको आप किस चीज़ के लिए बने हैं वो आप पहले डिसाइड कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो कर रही है मैं भी वो करूं, बट ऐसा नहीं हो सकता। मान के चलिए कि आप किसी और सब्जेक्ट में माहिर हैं, तो आप उस चीज़ में काम कीजिए, वो मैं कहना चाहूँगी। और सारे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें। आज के देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांस बच्चों को ही एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आज भी लव मैरिज एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम है। बच्चे को बनना कुछ और है। कितने सारे एक्टर हैं जिनको एक्टर नहीं बनना था, है ना। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर नहीं बनना था, लेकिन डॉक्टर बनाया। पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है आपको, डॉक्टर ही पढ़ाई करनी है। तो ऐसा फोर्स नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर में। वो जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उस फील्ड में उनको काम करने देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके। और आपके लव लाइफ या फिर बोला जाए लाइफ पार्टनर के बारे में आपने क्या सोचा है? ऐसा कोई ख़ास सोचना नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब जो मुझे समझें, ऐसा मुझे चाहिए कि जो मुझे समझें और मैं उनको समझूं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और केयरिंग, लविंग नेचर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा अभी ये नहीं बोल सकती ना आपके चैनल में कि मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और टाइम देने के लिए स्पेशली बहुत थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट का ये स्टार्ट है। सो आपको कैसा लगा हमारे सेट पे आके? अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एटलीस्ट रायपुर में स्टार्ट हुआ
और लोग कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। क्या होता है ना कि अभी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ अपने थॉट्स शेयर करना, बट मैं कितने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हम वो चीज़ें नहीं शेयर कर सकते जो चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो वो पॉडकास्ट के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से चीज़ें शेयर होती है, लोगों तक जाती है, पहुँचती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है और मेरे ख्याल से अच्छा एक शुरुआत है। सो बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। आपको भी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक